हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है द किरकुक बनियास पाइपलाइन built in 1952 and inactive since 2003 is being considered for reactivation after recent talk. Which two countries are involved in दिस डिसीजन? अब देखिए ये जो पाइपलाइन है टेक्निकली किरकुक बनियास पाइपलाइन, ये जो है ना, ये यहाँ से किरकुक एक प्लेस है जो कि आपका इराक में, यहाँ से ये पाइपलाइन जाती है सीरिया में। तो ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के थ्रू इराक से सीरिया में तेल पहुंचाया जाता है। पर इशू क्या है, देखिए सीरिया वॉर टॉर्न कंट्री है, तो बेसिकली अभी जाकर यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट ही चलते रहते थे। एक्चुअली टेक्निकली प्रोटेस्ट नहीं है वो वर्ड, टेक्निकली ये होम, या फिर और बढ़िया वर्ड इसके लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चल रहे थे। बेसिकली असाद की यहाँ रिजीम हुआ करती थी और कई लोग उसके खिलाफ यहाँ लड़ते थे। अब क्या हो गया है कि असाद की रिजीम हट चुकी है और अब वहां पर जो है, जो भी वहां के रेबेलियन ग्रुप्स थे उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो बेसिकली अब उनका ये टारगेट है कि सीरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो है ऑयल। तो अगर ऑयल का इंपोर्ट कंट्री में आसानी से हो पाए, थ्रू पाइपलाइन हो पाए, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन काफी सस्ता हो जाएगा ना, बिकॉज बगल में ही बिल्कुल इराक है। तो ऑयल से हम क्या कर सकते हैं, जो इकोनॉमी है उसे हम बूस्ट कर सकते हैं। तो जो वॉर टोन कंट्री है, जिसे अपनी सबसे ज्यादा आवश्यकता पैसों की है, उसके लिए काफी बढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई पहली चीज। अब यहाँ पर एक और चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सीरिया वॉर टोन कंट्री, पर इराक सीरिया को ये पाइपलाइन फिर से क्यों इसको चालू कर रहा है? उसका एक रीजन मेडिटेरेनियन सी भी है। बिकॉज हो क्या रहा है, देखिए ईरान इराक के थ्रू इराक ईरान के थ्रू बेसिकली अपना ज्यादातर तेल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांसफर करता है। पर इशू क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आफ्टर यूएसए के अटैक, ठीक, वो ईरान ने बंद कर दी है। तो इराक भी ये चाहता है कि ये पाइपलाइन का एक रास्ता यहाँ से खुल जाए। तो अगर पाइपलाइन ये फिर से चालू हो गई, क्योंकि ये बनी तो 1952 से, पर वो बिल्कुल जाम है, तब से वो स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समटाइम इन इराक और समटाइम्स इन सीरिया, तो ये इशू की वजह से वो अभी शुरू नहीं हुई, तो अब उसे दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो ये इराक के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसे एक डाइवर्सिफिकेशन का सोर्स मिल जाएगा, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने इशू है। और मेडिटेरेनियन सी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इंडिया को भी ये तेल बेच सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज को भी ये तेल बेच सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सोवरेन रेटिंग to BBB from BB negative and short term rating to A2 from A3, marking the country first upgrade by it in 18 years. अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो लॉन्ग टर्म रेटिंग है, तो लॉन्ग टर्म रेटिंग BBB है, और शॉर्ट टर्म जो रेटिंग है वो है A2। ठीक, नाउ A2 इज फार मोर बेटर। अब ये चेंज किसने किया? देखिए जनरली पूरी दुनिया में क्या होता है ना, बेसिकली तीन ऐसी कंपनियां हैं जो कंट्रीज को रेट करती हैं, और सीधा आप समझ जाइए जितना ऊपर आपका रेटिंग होगी उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। किसमें? ये पहला सवाल। देखिए जब भी गवर्नमेंट जो होती है ना, वो सॉवरेन बॉन्ड इशू करती है, सॉवरेन बॉन्ड। और सॉवरेन बॉन्ड जो इंडिया की गवर्नमेंट इशू करती है वो दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म में टी बिल्स और लॉन्ग टर्म में जी सेक। ठीक, तो ये दोनों बॉन्ड इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है। अब आप खुद सोचिए, जब जब इंडिया की रेटिंग इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट इंडिया को जो इन बॉन्ड्स पे देना है वो कम होता है। इससे क्या होता है, इंडिया में ह्यूमंगस
इन्वेस्टमेंट आ सकता है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा डेट ले सकती है और वो भी ऐसे रेट्स पे जहां पर इंडिया का डेवलपमेंट करना फायदेमंद रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा रेटिंग का समझ लीजिए। देखिए मूडीज रेटिंग देता है, फिंच रेटिंग देता है और S&P रेटिंग देता है। तो अगर हम माइक्रो में समझे ना, तो जैसे आपकी रेटिंग है सिविल, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिविल होगा उतना कम इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, सीधा गणित है। वैसे ही जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग होगी उतना देश को आसानी से लोन मिलेगा। अब देखिए इसमें भी कई टाइप की रेटिंग होती है। जैसे देखिए आप ट्रिपल ए मीन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, तो ये हाईएस्ट रेटिंग है। ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, ठीक। ए जैसे ए रेटिंग अभी चाइना की है तो बढ़िया रेटिंग है। इंडिया की देखिए उसके नीचे ट्रिपल बी रेटिंग है, इससे पहले क्या थी ट्रिपल बी माइनस, और ट्रिपल बी माइनस इन्वेस्टमेंट ग्रेड की आखिरी रेटिंग। इसके बाद ये स्पेकुलेटिव ग्रेड में चले जाता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्पेकुलेटिव ग्रेड में बीबी इंडोनेशिया की है, फिर उसी में अपग्रेड होता है बीबी प्लस, फिर ट्रिपल बी। अब अगर इंडिया का ट्रिपल बी से अपग्रेड होता है वो सीधा ए में हो जाएगा। तो आप समझते होंगे कि ट्रिपल बी के बाद क्या सीधा ए, तो इंडिया की रेटिंग में अच्छा सुधार हुआ। अब देखिए ये जो अपग्रेड है ना, ये 18 साल बाद आया, मतलब पॉजिटिव अपग्रेड इंडिया में 18 साल के बाद आया। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले इंडिया की रेटिंग ट्रिपल बी ही थी, पर ये गिर के क्या हो गई बीबी माइनस हो गई ड्यू टू कोविड, क्योंकि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो थोड़ा और बढ़ गया था कोविड के दौरान, बिकॉज गवर्नमेंट का ऑब्वियस सी बात है कि जो इनकम है वो रिड्यूस हो गई थी और एकदम से जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया था। तो इसी कारण से जो इंडिया की रेटिंग है वो घट गई। अब ये दोबारा से बीबी में आ गई और पहली बार 18 साल में ऐसा हो रहा है कि किसी ने इसको अपग्रेड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए माइलस्टोन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At 18% in FY25, which bank reported the lowest employee attrition rate in last 3 financial year? देखिए एट्रिएशन रेट क्या होता है, जब लोग बैंक को छोड़ देते हैं, ठीक है, या किसी कंपनी को छोड़ देते हैं और एक साल में कितने लोग छोड़ रहे हैं, इसको कहते हैं एट्रिएशन रेट। अब एक ऐसा बैंक है जिसमें ये रेट जो है वो लोएस्ट है, और वो बैंक कौन सा है, आईसीआईसी बैंक। इसमें ये 18% है। और ये FY23 से अगर हम डेटा देखें ना, तो ये डिक्लाइन ही हो रहा है। अच्छा, ये इसी बैंक में डिक्लाइन नहीं हो रहा, इनका तो लोएस्ट है, ये सब बैंकों में जितने भी प्राइवेट बैंक है ना इसमें ये डिक्लाइन हो रहा है। और देखिए इसका मेन रीजन क्या रहता है, इसका मेन रीजन ये रहता है कि एक तो कॉम्पिटिटिव रिन्यूमरेशन रहता है, दूसरा वर्किंग इन्वायरमेंट पे भी काफी सुधार हो रहा है, तीसरा एक और ऐसा होता है कि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं तो भी ये रहता है कि लोग क्या करते हैं, शिफ्ट नहीं करते। तो जनरली ऐसा देखने में आ रहा है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पर एट्रिएशन जो रेट है वो काफी घट गया है। उसका रीजन ये है, देखिए कोविड के बाद क्या करा बैंकों ने, एकदम से ग्रोथ आई इंडिया में, तो कई बैंकों ने क्या करा, बहुत सारे लोग भर्ती करना स्टार्ट की। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, ज्यादा लोग को भर्ती करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एट्रिएशन रेट भी ज्यादा होगा। अब एक थोड़ा बैलेंस आ गया, ठीक है, अब एक थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई, इसीलिए एट्रिएशन रेट भी अब कम हो गया। तो एक बड़ा मेजर ये रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। करेक्ट आंसर है अगस्त 10। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट है। अब देखिए बायोफ्यूल क्या होते हैं, देखिए बायोफ्यूल क्या होते हैं, जो ऐसे फ्यूल होते हैं बेसिकली जो जिसकी वजह से एमिशन काफी कम होता है। तो जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल का एक बढ़िया एग्जांपल है इथेनॉल। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है। उसके बहुत फायदे हैं। एक तो बेनिफिट ये रहता है कि कार्बन एमिशन काफी कम हो जाता है, दूसरा ये रहता है कि वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और कार्बन एमिशन कम हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का टारगेट है जीरो कार्बन नेट न्यूट्रल बनना कार्बन एमिशन में, कब तक, 2070 तक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बायोफ्यूल का रोल प्ले करेगा। और अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग भी इंडिया ने 20% टच कर दी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिन है ना ये एक्चुअली कमोमरेट करता है रिसर्च एक्सपेरिमेंट, वो भी किसके, रुडॉल्फ
डीजल की। तो रुडॉल्फ डीजल ने क्या करा, इन्होंने बकायदा एक इंजन बनाया जो पीनट ऑयल से चलता है। वो भी ये काम उन्होंने कब करा था, 1893 में। तब से दुनिया में बायोफ्यूल्स के पोटेंशियल के प्रति अवेयरनेस बढ़ी। अब तो इंडिया में देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज भी सुनी होगी कि हाइड्रोजन से रेलवे का इंजन चल रहा है। हालांकि हाइड्रोजन बायोफ्यूल तो नहीं है, पर देखिए ये क्लीन है बेसिकली, इसमें कार्बन एमिशन जीरो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से जो भी इंजन चलते हैं उसमें जो आउटपुट होता है वो, जैसे अगर पेट्रोल से होगा तो आउटपुट क्या होगा, कई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। इधर जो आउटपुट होता है वो होता है क्लीन वाटर, H2। तो एक बहुत भविष्य में क्या है कि हमें ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा जो कार्बन एमिशन कम करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 अगस्त को याद रखिएगा। Which institution oblique ministry launched Work for Viksit Bharat, the official portal for recruitment of consultant and young professional? ठीक, अब देखिए वर्क फॉर विकसित भारत, ये पूरी जो स्कीम है, टेक्निकली तो ये स्कीम नहीं है, बेसिकली एक पोर्टल है, पर ये जो पूरे स्कीम है ना, ये चलाई जाती है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखिए अलग अलग सेक्टर से जो एक्सपर्ट लोग हैं ना वो आते हैं। तो जैसे अभी अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे हमारे जो आईएएस है या आईएफएस है, तो आईएएस देखते हैं आप कि वो जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब ही हैज वर्क इन लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, सो ही इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी डिपार्टमेंट, ही इज एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हमें नीश काम करने होते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट लगते हैं। इसीलिए अब नीति आयोग क्या कर रहा है, कंसल्टेंट्स और यंग प्रोफेशनल की टीम बना रहा है। और उसमें क्या करेंगे वो, जैसे प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, क्लाइमेट चेंज से हो, डेटा एनालिटिक्स देखते हो, इंडस्ट्री या फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखते हो, हेल्थ देखते हो, तो ये सब जो है कंसल्टेंट नीति आयोग अभी रख रहा है। ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट वो निकाल रहा है। इससे होगा क्या, देखिए एक तो इंडिया में बहुत यंग टैलेंट है, तो वो होता क्या है कि ब्रेन ड्रेन से वो बाहर चले जाता है, तो वो इंडिया में रहकर अपने टैलेंट का यूज कर सकेगा, और वो भी यूज किसमें करेगा, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि 3 टाइप के कंसल्टेंट इन्होंने बनाए हैं, कंसल्टेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। और अच्छी खासी इनको तनख्वाह वो दे रहे हैं। ग्रेड 3 की तो जो हाईएस्ट तनख्वाह है वो 3 लाख तक जाती है, सही है। और ग्रेड 1 में जो तनख्वाह है वो 70,000 से स्टार्ट हो रही है। तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्मर सीजीआई, सीजीआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हैज ऑथर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अब देखिए जो ये बुक है पूरी, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये लिखी है डीवाई चंद्रचूड़ ने। और जैसा कि आप जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब तो ये रिटायर हो गए, नवंबर 2024 में ये रिटायर हो गए। इन्होंने अपने पूरे जजशिप में काफी मुद्दों पर जो है बहुत ही क्रूशियल डिसीजन दिए, और इनमें इन सारे डिसीजंस में कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी चीज को उन्होंने अपनी पूरी बुक वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में दिखाया। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है ना, ये बुक जो पब्लिशर है जिसने इसे पब्लिश किया है वो है पेंगुइन रैंडम हाउस। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which has became the first miscellaneous non-banking company, means it is NBFC, in India to cross 1 lakh crore business turnover in FY25। देखिए पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मिसलेनियस है। ठीक है, ये फर्स्ट एनबीएफसी नहीं है, बिकॉज ऐसी बहुत सी एनबीएफसी हैं जिनका बिजनेस 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस, ये मिसलेनियस कैटेगरी की पहली। अब देखिए ये जो एनबीएफसी है जिसने ये पूरा कारनामा कर दिखाया है वो है केरला स्टेट फाइनेंस एक्सपर्ट इंटरप्राइजेस। अब देखिए ये करती क्या है, ये बेसिकली केरला में क्या है ना, एक बहुत ही बढ़िया कोऑपरेटिव सिस्टम है। मींस उधर क्या होता है, जैसे आपको फाइनेंस काफी आसानी से मिल जाता है, और वो देता कौन है, केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। तो यहाँ क्या होता है, पर्सनल लोन काफी सस्ते में मिल जाते हैं, मींस लेस देन 10% पे।
ठीक है, और बिजनेस लोन्स भी काफी सस्ते में मिलते हैं। इससे क्या होता है कि इस स्टेट में जो अब लिक्विडिटी या कैपिटल काफी आसानी से अवेलेबल है, तो स्टेट में लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके लिए काफी खुल जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। अच्छा, ये कोई अभी बनी हुई संस्था नहीं है, ये संस्था बनी थी 1969 में, तो काफी पुरानी संस्था है। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब धीरे धीरे इन पर सरकार ने ध्यान देना शुरू करा, बिकॉज नाउ दे अंडरस्टैंड कि स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज कैन प्ले अ बिगर रोल, एक बड़ा रोल निभा सकता है वो डेवलपमेंट में और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव करने में। बिकॉज ह्यूमन का देखिए, क्रेडिट और कैपिटल का ह्यूमन से लेना देना है, अगर उसे सही टाइम पर कैपिटल मिल जाए तो ही कैन डू वेरी गुड इन लाइफ। ठीक है, तो अब क्या है, पिछले 4 सालों में, मतलब अगर हम 4 ईयर बैक का ये डेटा देखें तो ये 50,000 करोड़ का इनका टर्नओवर हुआ करता था टोटल। अब ये 4 ही सालों में इन्होंने 1 लाख करोड़ टच कर दिए, मतलब इन्होंने बिजनेस डबल कर लिया है केवल 4 सालों में, इसीलिए ये इतना न्यूज में। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी लेड कंसोर्टियम। देखिए, कंसोर्टियम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। ठीक है, जैसे बैंक के केस में भी कंसोर्टियम होता है, और ये कंसोर्टियम क्या करता है, लेंडिंग करता है। इससे होता क्या है, ग्रुप क्यों बनाते हैं, जब ह्यूमंगस अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, और कोई भी एक पार्टी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, तो करते क्या है, 3-4 पार्टी मिलकर वो अमाउंट इन्वेस्ट करती है, चाहे वो किसी सेक्टर में करना हो, तो जैसे ये कंपनी है किसी सेक्टर में कर रहा है, अगर बैंक होंगे तो वो एक बड़ा लोन दे रहे होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो सबके लिए क्या हो जाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये एक बड़ा फायदा है कंसोर्टियम का। तो विच कंपनी लेड कंसोर्टियम हैज बीन सेलेक्टेड बाय इन स्पेस to design, build and operate India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation under the पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें बहुत क्वेश्चन है, ये एक सिंगल क्वेश्चन है, मल्टीपल इसमें क्वेश्चन है। पहली बात तो ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस कंसोर्टियम को लीड कर रही है, तो उसका सही आंसर है पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये है इसका कंप्लीट नाम, तो ये ध्यान रखिएगा, पिक्सल इंडिया स्टेट लिमिटेड। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अकेले कंपनी नहीं है, इसके साथ साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है पियर साइट स्पेस, एक और कंपनी है जिसका नाम है सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया, एक और कंपनी है जिसका नाम है ध्रुव स्पेस। तो ये चारों कंपनियां मिलके जिसमें ये लीड कर रही है, ये हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में। तो ये चारों मिलके 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो, ये सब अगर 400-400 का कर रहे होंगे टेक्निकली, सॉरी 300-300 करोड़ का, तो देखो रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। अगर एक ही कंपनी करती तो रिस्क क्या होता, ज्यादा हो जाता। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें ये लोग करेंगे क्या, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट वो कॉन्स्टेलेशन बनाएंगे, और इसमें टोटल सैटेलाइट कितनी होंगी, सैटेलाइट कितनी होंगी, 12 सैटेलाइट, ये ध्यान रखिएगा। तो 12 सैटेलाइट इसमें रहेगी, 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब देखिए, ये जो कंपनी लेड कंसोर्टियम है ना, ये प्राइवेट कंपनी, अब देखिए इसरो तो बहुत बढ़िया ही काम कर रही है, पर ये जो प्राइवेट लेड कंसोर्टियम को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है, इसका एक बड़ा रीजन है, क्योंकि देखिए जो दुनिया में स्पेस सेक्टर खुल रहा है उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है, और इंडिया कैन बी अ लीडर इन दिस सेक्शन। मीन्स नासा तो रहेगा ही, इंडिया भी एक डोमिनेंट प्लेयर बनकर इसमें उभर सकता है, और ग्लोबल साउथ के जितने कंट्री हैं उनको इंडिया चीप अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल रही है ताकि ह्यूमंगस इन्वेस्टमेंट वहां हो सके, और कल को इंडिया का प्राइवेट सेक्टर भी वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर सके जो यूएस के प्राइवेट सेक्टर ने करी। तो जैसे यूएस में तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्पेस एक्स हो गया, ठीक है, बाकी ये तो इलॉन मस्क की फेमस कंपनी है, फिर अमेजोन वालों की वो कंपनी, मतलब जेफ बेजोस की वो कंपनी है, फिर एक वर्जीनिया एयरलाइंस के मालिक हैं रिचर्ड
उनकी एक कंपनी है। तो ऐसे करके और काफी कंपनी, और स्पेस जो एरिया है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, तो एक अच्छी बात है, और इंडिया भी इसमें आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये उसी दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state has carried out India's first drone-based artificial rain experiment, replacing aeroplane with unmanned aerial vehicle for cloud seeding? अब देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होता है। क्लाउड सीडिंग ये होता है ना बेसिकली, जैसे कई इलाकों में बारिश नहीं होती, तो होता क्या है, जैसे बादल आया रेन का और वो चला गया, ठीक है, तो वो इलाके सूखे रह जाएंगे। क्यों? इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक तो टेम्परेचर उस हिसाब से सेट नहीं हुआ, दूसरा माउंटेनियस इलाका नहीं है तो बादल किसी से टकरा ही नहीं पाए, और टेम्परेचर भी हाई था। तीसरा, कभी कभी क्या होता है, एयर काफी हाई रहती है। तो अब हम जहां चाहते हैं वहां बारिश कर सकते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, एरोप्लेन से इस बादल के ऊपर केमिकल डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बादल थोड़ा भारी हो जाता है और रेन हो जाती है उस इलाके में। तो ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्लाउड सीडिंग करना। अब पहले क्या होता था, हम इसमें एरोप्लेन की हेल्प लेते थे। इस बार क्या किया है, इस कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और इसने ये एक्सपेरिमेंट किया राजस्थान के रामगढ़ डैम में। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा रहा कि बादल आए तो 60 ड्रोन्स गए, और 60 ड्रोन्स ने वो केमिकल डाला। इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट में 60 ड्रोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अब यही रीजन बना कि ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ड्रोन की हेल्प ली गई, वरना एरोप्लेन की हेल्प ली जाती है। अब ये जो पूरा इनिशिएटिव है ना, एक्चुअली ये जॉइंट वेंचर है दो लोगों के बीच में। एक तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें क्यों जॉइंट वेंचर कर रहा है, बिकॉज रेनिंग मानसून और बारिश पर बहुत सारे किसान अभी भी निर्भर है इंडिया में। दूसरा जॉइंट वेंचर है तो दूसरी कंपनी भी होगी, दूसरी कंपनी है जेनेक्स, और ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में, और इंडिया में भी इनका एक ऑफिस है बेंगलोर में। तो ये दोनों मिलके क्लाउड सीडिंग थ्रू ड्रोन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में ये सफल भी हो गए। तो भविष्य में जितने भी क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन के एक्सपेरिमेंट हो गए, उसमें अब एरोप्लेन की जगह अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का यूज हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवर 12 लाख साइबर क्राइम्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया अप टू 30 जून 2025। In this context, which state registered the highest number of cyber crime cases? 1.6 लाख। ठीक है, टोटल देखिए 12 लाख है, और 1.6 लाख केवल एक ही स्टेट में, और वो स्टेट है नन अनदर देन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है, बेसिकली ये केस कुछ ज्यादा ही है। अब देखिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए ना एमएचए ने एक पूरा I4C बनाया है। अब ये I4C क्या है, ठीक है, आई से तो इंडियन है, इसमें 4 सी है। पहला है साइबर, दूसरा है क्राइम, इंडियन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये पूरा चल रहा है। अब इसमें भी क्या है कि ये जो इनिशिएटिव है ना, ये लॉन्च करा गया है एमएचए के द्वारा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो देश में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और साइबर क्राइम मल्टीपल चीजों को लेकर के, ज्यादातर केसेस में इकोनॉमिक फ्रॉड होता है। इसमें क्या है, साइबर क्राइम के केसेस में ये भी होता है कि कई बार जो इकोनॉमी की जगह और भी लॉसेस होता है, कई बार तो जान का लॉस हो जाता है। वाई? बिकॉज योर सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर लीक। तो एक बड़ा इशू है, ठीक है। अब ये पूरा इनिशिएटिव लॉन्च ही इसलिए करा गया। ये डेटा क्यों है, ये डेटा इसलिए है ताकि इंडियंस को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कराया जाए। अभी क्या है कि डिजिटल लिटरेसी गैप की वजह से लोग मोबाइल फोन स्मार्टफोन यूज तो करते हैं इंडिया में, बट दे आर नॉट डिजिटली अवेयर, दे आर नॉट अवेयर कि उनके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। तो यही रीजन है कि ये जो पूरी लिस्ट है ये हर साल निकाली जाती है, और इसमें स्टेट वाइज टारगेट किया जाता है। अब जैसे महाराष्ट्र में है तो अब एमएचए जो अपना I4C है, इसको यहाँ ज्यादा एक्टिव करेगी कि यार महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, लेट्स स्टडी। तो ये एक रीजन। सेकंड नंबर पे कौन है, यूपी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड श्री टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम।
तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म ही बड़ा सिंपल है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। अब क्या होता है, जैसे स्वच्छता इंडेक्स है, तो बेसिकली उसमें करती क्या है सरकार, सरकार ये करती है कि अलग अलग सिटीज को उसमें रखती है और उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपटीशन से हम अच्छी चीज की तरफ बढ़े, तो अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग सिटीज में compete करते हैं और फर्स्ट आते हैं। अब सरकार कुछ ऐसा ही करने जा रही है हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। तो अब इशू क्या है, देखिए इशू ये है कि अगर स्टेट का हेल्थ रेगुलेटरी रेगुलेशन बढ़िया नहीं होगा और स्टेट में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, तो होता क्या है इसकी वजह से ये होता है कि स्टेट में एक तो ड्रग की अवेलेबिलिटी समय पर नहीं मिलेगी, दूसरा क्या करते हैं लोग ड्रग को स्टोर कर लेते हैं और जब उस ड्रग की आवश्यकता होती है तब उसे रिलीज करते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। दूसरा क्या है कि और भी कई इसमें चीजें हैं, ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में। तो अब ये ध्यान देना है कि ये जो पूरा इंडेक्स है ना, ये बेंचमार्क सेट करेगा और स्ट्रेंथन करेगा स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को। और ये कैसे करेगा, थ्रू ट्रांसपेरेंट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो ये पूरा मतलब आप समझिए कि डायनामिक इंडेक्स होगा और ये हर दिन का डेटा रखेगा, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहेगी और इसका मेन रीजन ये है कि स्टेट कंपीट करे और अपने स्टेट में जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या ड्रग रिलेटेड इश्यूज है उसे टाइम से सॉल्व करे और बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करे, ठीक है। तो इट विल बी विन विन फॉर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एज वेल एज स्टेट हेल्थ सिस्टम एज वेल एज पीपल। तो तीनों के लिए, तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए एक ये बहुत बढ़िया खबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। तो थोड़ा पढ़ते हैं इसमें क्या है। देखिए सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने पहले ही लिख दी है, आपको बस पढ़ लेना। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी एंड रेगुलेटिंग देयर फंक्शन। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पहला काम ये करेगा। क्यों, देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, अलग अलग गेम है। अब जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लें तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है इंडिया में वो बीसीसीआई है, पर अगर आप बात करेंगे फुटबॉल की तो वो अलग है, अगर आप बात करेंगे शूटिंग की तो वो अलग है। तो ये क्या करेगा, रिकॉग्निशन देगा नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी को और उनकी जो फंक्शनिंग है ना उसे भी रेगुलेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटी एंड नेशनल पैरालंपिक कमिटी। It provides for constituting a national sports tribunal to adjudicate sports related dispute। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। अभी होता क्या है, जैसे आपने पीछे भी देखा होगा कि पहलवानों ने जो है अपने जो उनकी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर लिया था बीच में, ठीक है। विनेश फोगट का आपको केस याद होगा, हालांकि थोड़ा पुराना हो गया, पर ऐसे ही सब ट्रिब्यूनल्स सब जगह क्या होता है, सारे कमेटी में कभी कभी विवाद हो जाते हैं, तो उन विवादों को सॉल्व कौन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को अपना सेटल करता रहेगा। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। तो अब हम ये भी समझ गए कि ये बोर्ड स्टैब्लिश कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो उसका सही आंसर है फिफ्थ, और ये चारों के चारों पॉइंट आपको याद रखने। इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा उसमें, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये 4 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज नम्रता बत्रा हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग कंट्रीज फर्स्ट एवर मेडल इन वुशु। इन वुशु, तो इंडिया में देखिए नम्रता बत्रा काफी फेमस प्लेयर है वुशु की, और ये अभी देखिए 2025 में वर्ल्ड कप गेम्स है हो रहे हैं चेंगडू चाइना में। अगर आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं रेगुलर, तो आपको पता होगा ये न्यूज हमने पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस करी थी कि जो वर्ल्ड गेम्स होते हैं ना एक्चुअली, ये इनमें उन गेम्स को रखा जाता है जो ओलंपिक में नहीं। तो इनमें ऐसे इवेंट होते हैं जो ओलंपिक में नहीं होते। अब यहाँ पर क्या है, वुशु एक क्या बेसिकली एक मार्शल आर्ट इवेंट है। तो ये वुशु एक मार्शल आर्ट है, एक टाइप का मार्शल आर्ट है। ये इसमें इंडिया पहली बार वर्ल्ड गेम्स में पदक लाया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अचीवमेंट है नम्रता बत्रा का। अच्छा, मेडल कौन सा मिला, मेडल मिला जी सिल्वर मेडल, ध्यान रखिएगा। इस टूर्नामेंट में
ये इंडिया का पहला मेडल नहीं है, ये वुशु में पहला है। टूर्नामेंट में तो एक पहला ही मेडल आ चुका है जो इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा वुशु के बारे में जान लेते हैं। देखिए वुशु एक चाइनीज टर्म है, एक्चुअली ये मार्शल आर्ट है, ठीक है। और जो वुशु के एथलीट्स होते हैं ना, वो दो डिसिप्लिन में मेडल के लिए फाइट करते हैं, एक है सांडा और एक ताओलू। एक्चुअली क्या है दोनों वुशु, पर थोड़ा फाइटिंग स्टाइल में डिफरेंस है। सांडा में क्या होता है, फुल कांटेक्ट कॉम्बैट होता है, जैसे उसमें किक बॉक्सिंग भी चल रही, सब हो रहा है। लेकिन जो ताउलू है ना, उसमें कॉम्बैट नहीं होता, उसमें क्या होता है, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली आपको अवार्ड पॉइंट्स लड़ने के नहीं मिलते, अवार्ड और पॉइंट मिलते हैं कोरियोग्राफी के और एग्जीक्यूशन ऑफ द रूटीन्स। जैसे कराटे, कराटे में क्या होता है, काता है, काता पे वो कहता है सेट रूटीन है, ठीक है, उसके पैसे, उसका आपको सॉरी मेडल मिलते हैं। तो दैट इज द थिंग, तो पूरा डिफरेंट है वुशु दिखाने का, या तो आप सांडा करिए या ताउलू करिए, तो इन दोनों में पूरी जो स्कीम है वही डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इंडिया में नम्रता बत्रा का नाम ध्यान रखिएगा, नम्रता बत्रा सीधा क्वेश्चन में आ सकता है। और ये कैसा आएगा कि नम्रता बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है, शी इज रिलेटेड टू वुशु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 11 टू 21 अगस्त विच सिटी विल होस्ट 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOA। पहले देखिए एस्ट्रोफिजिक्स होता क्या है। देखिए एस्ट्रोफिजिक्स वो साइंस है जो डील करता है, ठीक है, उन मेथड्स और प्रिंसिपल के साथ जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से आए होते हैं, और ये लगते किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में, समझ गए, और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना में। तो कॉन्सेप्ट सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, पर वो लग रहे हैं मैक्रो चीजों में, बड़ी चीजों में, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में। सो इट इज मोर अबाउट द नेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक व्हाट दे आर। तो ये है एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। अब ये जो पूरा इवेंट हो रहा है ना, ये मुंबई में हो रहा है। एक्चुअली क्या है, इंडिया में दो सबसे बढ़िया कॉलेज है एस्ट्रोफिजिक्स की, एक तो IIT बॉम्बे और दूसरा IISc बेंगलोर। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टडी होती है एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो पूरा इवेंट है ये हो रहा है मुंबई में। अब इसमें 300 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और 140 लीडर्स के साथ। लीडर्स यहाँ पर कोई नेशनल लीडर नहीं है, एक्चुअली हम मेंटर्स को लीडर कह रहे हैं, और ये सारे लोग 64 कंट्रीज से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा इवेंट है ना, जो इस बार इंडिया में हो रहा है ये ओलंपियाड, ये आज तक का सबसे बड़ा IOA। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में, ये कहाँ हो रहा है, मुंबई में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has stopped processing trade and foreign currency transaction for Naira Energy due to potential US sanctions following recent tariff increase? अब देखिए टैरिफ आज 27 अगस्त से सैंक्शन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी टोटल 50%, जिसमें जो 25 एडिशनल लगाए ना इंडिया में, जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं हम उन पे। अब देखिए जो नायरा एनर्जी है ना, ये इंडिया में ऑपरेट करती है। तो ये करती क्या है बेसिकली, ये जो पूरी कंपनी है, इनकी रिफाइनरी बेसिकली गुजरात में है। तो अब जो इनकी रिफाइनरी है, इस कंपनी में जो बड़ा शेयर होल्डर है वो है रॉसनेफ्ट। अब ये रॉसनेफ्ट क्या है, देखिए रॉसनेफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है रशिया की, और इनका मेन व्यापार जो है, मेन इनका बिजनेस है वो ऑयल से रिलेटेड है। अब होता क्या है, देखिए रशियन ऑयल जो है ना, उरल ऑयल है। उरल ऑयल क्या होता है, इट इज ऑफ लेस क्वांटिटी, लेस क्वालिटी एज कंपेयर टू ब्रेंट क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड का है, वो अरब का तेल है, और नाइमेक्स क्रूड है अमेरिका का तेल बेसिकली। तो नाइमेक्स और ब्रेंट से भी ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी का होता है उरल ऑयल। उरल ऑयल में सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। तो इंडिया में कुछ ही ऐसी रिफाइनरी है जो रशिया के ऑयल को रिफाइन कर सकती है। अब तो क्या हो गया है कि हम लोग काफी लंबे समय से रशिया से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, तो हर रिफाइनरी, हर कंपनी की रिफाइनरी में ऐसे चेंज करे गए हैं जिससे वो रशिया के उरल ऑयल को भी आराम से प्रोसेस कर सके। तो अब हुआ क्या है, अमेरिका ने इस कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए, इंडिपेंडेंट सैंक्शन, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बैंक्स है जो इनका ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन क्या, देखिए वो बाहर से तेल मंगा रहे हैं, ठीक है, तो डॉलर में पेमेंट होती है, वो बाहर तेल बेच रहे हैं तो भी डॉलर में पेमेंट होती है, तो कोई ना कोई बैंक लगेगा इंडिया में। तो इंडिया क्या, जो सबसे बड़ा बैंक है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने इनके ट्रांजेक्शन बंद कर दिए। क्यों, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो ये ट्रांजेक्शन करते रहे
तो यूएस क्या कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी सैंक्शन लगा सकता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैंक्शन लगना उससे एक बड़ा फाइनेंशियल रिपरकशन हो सकता है। तो इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हाथ पीछे खींच दिए, ये ध्यान रखिएगा। नायरा एनर्जी जो है ना, इंडिया की टोटल कैपेसिटी का 8% क्रूड रिफाइन करती है सालाना, और इनकी जो कैपेसिटी है वो 256 MMTP है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ये रिफाइनरी है, अगर हम सिंगल रिफाइनरी की बात करें। सबसे बड़ी रिफाइनरी का है जामनगर रिलायंस की रिफाइनरी, ये ध्यान रखिए। ठीक, आगे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे बाकी बैंक भी, बिकॉज कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि जो उन पर है वो यूएस का सैंक्शन लग जाए, क्योंकि अगर यूएस का सैंक्शन लगा तो आप ये समझो कि वर्ल्ड इकोनॉमी से वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए वो चाहते नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bird has been chosen as the mascot for first ever खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स? बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल KIWSF टू बी हेल्ड इन श्रीनगर। तो पहला देखिए क्वेश्चन यहीं से आ गया, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ हो रहा है? तो बेसिकली ये कहाँ हो रहा है, श्रीनगर। और श्रीनगर में भी अगर हम टू बी प्रिसाइज देखें तो ये डल लेक में हो रहा है, पहली बार डल लेक में खेलो इंडिया वाटर इवेंट्स हो रहा है। अब जो इसका मैस्कॉट है वो क्या है, हिमालयन किंगफिशर, ये आपको दिख रहा हो, ठीक है, यही मैस्कॉट है, और इसका नाम ध्यान रखिएगा, हिमालयन किंगफिशर। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो सिंबल है मैस्कॉट बनाए जाते हैं, और वो मैस्कॉट क्या करते हैं, वो सिंबलाइज करते हैं समथिंग। तो ये जो हिमालयन किंगफिशर है, ये बेसिकली सिंबलाइज करता है एनर्जी, वाइब्रेंसी, ट्रैंक्विलिटी, नेचुरल हार्मनी, ठीक है, और स्पोर्ट्स की स्पिरिट। तो ये सब हिमालयन किंगफिशर करता है, ठीक है, इसीलिए इसको मैस्कॉट चुना गया, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियाज एक्वानॉट्स planted the Indian flag 5,000 meter below sea level in the Atlantic Ocean. The milestone was achieved as a part of collaboration between India's National Institute of Ocean Technology (NIOT) and which country? तो देखिए इसका सही आंसर है फ्रांस। तो ये तो फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब ये समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इंडिया ने एक डीप ओशियन मिशन लॉन्च करा है। तो डीप ओशियन मिशन का जो मेन टारगेट है ना, वो जो मेन टारगेट है वो ये है कि देखिए जो ओशियन बेड है बेसिकली उसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे रेयर अर्थ मिनरल हो गए या क्रिटिकल मिनरल हो गए, तो डीप ओशियन रिसोर्सेज है इंडिया के पास। और इंडिया तो आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन ओशियन है, फिर इधर अरेबियन सी है, तो हमारा तो पूरा पेनिनसुला ही है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अब सरकार क्या सोच रही है कि डीप ओशियन माइनिंग शुरू कर जाए या ड्रिलिंग करी जाए, वहां से रिसोर्स निकाले जाए और उसे फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री यूज किया जाए। तो ये एक ब्रॉडर इनिशिएटिव है टू एक्सप्लोर एंड हार्नेस डीप ओशियन रिसोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है, इंडिया का एक मिशन भी है जिसका नाम है समुद्रयान। ये जो पूरा इवेंट है ना, ये उसको भी हेल्प करेगा। तो दो चीजों को ये हेल्प करेगा। एक्चुअली ये डीप ओशियन मिशन में ही एक छोटा सा इनिशिएटिव, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये लिया जा रहा है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी आप समझ गए होंगे। तो इंडिया की तरफ से NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और फ्रांस मिलकर इंडिया एक्वेंटिस ये कर रहे हैं। ये पूरा जो इवेंट है, इंडिया का फ्लैग 5,000 मीटर बिलो सी लेवल, ये करने की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच मिशन डज इंडिया एम टू डेवलप इट्स ओन आयरन डोम लाइक डिफेंस सिस्टम? पहले तो ये समझिए ये आयरन डोम किसका डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो इसराइल का है। एक्चुअली ये डोम का कॉन्सेप्ट लाया सबसे पहले यूएसए, तो यूएसए ने बनाया गोल्डन डोम, ठीक है। तो ये यूएसए का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब इसी को देखते देखते चाइना ने इसराइल ने बनाया आयरन डोम सिस्टम, ठीक है। इंडिया का जो आयरन डोम जैसा ये डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। तो हमारा सिस्टम का नाम ही सुदर्शन चक्र है। अभी क्या हुआ कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने हम पर अटैक करा, तो जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान से आई या ड्रोन आए उसे इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने निस्तनाबूद कर दिया। तो सुदर्शन चक्र में बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। ये पूरा एक एक्चुअली क्या है, डिफेंस शील्ड, और इसमें बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, जैसे S-400 हो गया,
आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, वो सब मिसाइल्स इसमें काम करती हैं। तो अब इसको क्या कर रहे हैं और ज्यादा डेवलप करने की बात करी जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करेगा और बेसिकली चाइना के पास जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी कैपेबिलिटी आ गई। तो जो हमारा सुदर्शन चक्र है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस एक तो ये तो बात होगी टेक्नोलॉजी के टर्म में, प्लस इसका जो हॉरिजॉन्टल रीच है वो भी बढ़ा रहे हैं। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हमारे केवल इंपॉर्टेंट सिटीज ही ना कवर हो, इसमें सारे सिटीज कवर हो जाए इंक्लूडिंग डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। तो एक बहुत बड़ा प्लान है इंडिया का जो 2035 तक अचीव करने की कोशिश करेगा इंडिया। अभी तो इंडिया ऐसी भी बात कर रहा है कि हम एडिशनल बैटरी खरीदेंगे रशिया से, S-400 की या फिर S-500, ताकि जो ये मिशन सुदर्शन चक्र है इसे टाइम से एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who became the India's first woman to be appointed as Gulf Cooperation Council India's ट्रेड कमिश्नर इन द लग्जरी डिप्लोमेसी? तो करेक्ट आंसर है इसका जीनत कुरैशी। अब देखिए, जैसे ही जीनत कुरैशी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। अब इस पूरे अपॉइंटमेंट के बाद नई नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी लग्जरी फैशन की, ज्वेलरी के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया से बहुत ज्यादा ज्वेलरी एक्सपोर्ट करी जाती है, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो गोल्ड हो, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो जीसीसी कंट्री है, पहले तो ये जीसीसी कंट्री समझ लीजिए, टोटल इसमें 6 कंट्री। एक तो है बहरीन, दूसरा है यूएई, तीसरा है सऊदी, चौथा है ओमान, पांचवा है कतर, ठीक है, और आखिरी है कुवैत। तो ये 6 कंट्री मिलकर बनाते हैं जीसीसी। अब आप खुद सोचो, अगर इसमें जीनत कुरैशी को एंट्री मिलती तो होगा क्या इससे? भविष्य में इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और किस फील्ड में बढ़ेगा? ज्वेलरी के फील्ड में, हाई एंड हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, लग्जरी फैशन के फील्ड में। तो इंडिया से बहुत ज्यादा सामान वहां एक्सपोर्ट होगा, तो एक अच्छी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली अनाउंस्ड प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। एक्चुअली क्या होता है, प्रधानमंत्री ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच के दौरान, ठीक है, ये पूरी योजना है उसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब इस बार की जो इंडिपेंडेंस स्पीच है ना, वो लॉन्गेस्ट है, 103 मिनट्स की। ठीक है, तो हमने पिछले बार भी ये कवर किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस स्कीम की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो पढ़ लेते हैं। पहला, सपोर्ट क्रिएशन फॉर 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 ईयर्स। सपोर्ट में ध्यान रखिएगा। इंसेंटिव बोथ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स, तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर्स को भी। 1 लाख करोड़ इस पूरी स्कीम को एलोकेट किए गए, जो कि एक ह्यूमंगस अमाउंट है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ। ईपीएफओ बेसिकली क्या देखता है? पीएफ देखता है। ठीक है, तो ये ईपीएफओ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। विल बी ऑफर्ड अ 1 मंथ ईपीएफ वेज अप टू 1500 इन 2 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए इसमें है क्या, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में सरकार क्या कर रही है ना, ये दोनों को इंसेंटिवाइज कर रही है, चाहे वो लोग हों चाहे वो एम्प्लॉयर। अब होता क्या है, सरकार अपना रोजगार तो पैदा कर ही रही है, जो उसका गवर्नमेंट जॉब में, या जो ऐसी कंपनियां निकालती हैं जो पीएसपी है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए। पर अब क्या कर रही है सरकार, ये प्राइवेट सेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, और थ्रू इंसेंटिवाइजेशन। तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा नौकरी दो, और हम क्या करेंगे, आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, हम उसका पीएफ भर देंगे, हम उसका 1 महीने की सैलरी का देख लेंगे। तो ये सरकार कर रही है। अब थोड़ा सा एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्यों लाई गई है, व्हाट इज द एजेंडा? इनका एजेंडा होता है सपोर्ट करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, अब देखो तीनों इसमें भागीदारी निभाएंगे अपनी। एम्प्लॉय भागीदारी निभाएगा काम करके, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर उसको काम देगा, और गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पूरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करेगी, इनहांस करेगी एम्प्लॉयबिलिटी को, सोशल सिक्योरिटी को, सभी सेक्टर में। और मेन फोकस उनका किसमें होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे हुए हैं वो शिफ्ट करें, माइग्रेट करें, कहाँ को? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है फिफ्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला गणेशन हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, तो ये जो इसका आंसर है ये तीनों है, क्योंकि उन्होंने इन तीनों स्टेट्स में गवर्नर वो थे। इनकी डेथ हुई है एज 80 में, और अभी फरवरी 2023 से ये नागालैंड के गवर्नर थे, और अभी गवर्नरशिप में इनकी डेथ हो गई। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से भी इनके लिए ट्वीट किया गया था, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, क्योंकि देखिए बीजेपी का तमिलनाडु में इतना अभी फैन बेस नहीं है, या इतना उनका पॉलिटिकल उधर नहीं, ठीक है, तो सीट्स काफी कम आती हैं। तो स्टार्टिंग में जो ला गणेशन है, उन्होंने इस बीजेपी की वहां क्या करी, पार्टी को एक्सपेंड करने की कोशिश करी, तो उनके कंट्रीब्यूशन को पीएम ने याद किया, ठीक है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि गवर्नर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो पॉलिटिकली पार्टी को क्या हो, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, तो बड़े बड़े जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें ऐसे गवर्नर बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, India has achieved a landmark milestone of dash of polar solar PV model, photovoltaic model, manufacturing capacity listed under approved list of model manufacture ALMM, a remarkable leap of 2.3 gigawatt in 2014. 2014 में हमारी जो कैपेसिटी थी ना, वो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने की वो 2.3 थी, अब ये बढ़कर हो गई है 100 गीगावाट। तो एक बहुत बढ़िया बात है। अब ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा दो चीजों को, एक तो आत्मनिर्भर भारत स्कीम को, उसी के अंदर अब सब आ गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सब कुछ। दूसरा ये इफेक्ट करेगा क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन को, ठीक है, तो जितना ज्यादा इंडिया में ये प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा इंडिया में सोलर लगेगा, तो आप बाकी जानते हैं। एक इसमें इशू इस पूरी घटना में, अभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा सोलर पैनल है या सोलर सिस्टम है पूरा, उसका मेजॉरिटी हिस्सा चाइना से आता है। इंडिया में हम बेसिकली असेंबल कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उसमें इंडियनाइजेशन बढ़ा रहे हैं, उसमें इंडिया कितनी वैल्यू ऐड करता है इसको बढ़ा रहे हैं, पर ये प्रोसेस थोड़ा धीरा है, वो धीरे धीरे। अब ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस को बढ़ाना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हमारी जितनी भी डिपेंडेंसी है, जैसे कि सरकार ऐसा सोच रही है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी हम 2030 तक बना लेंगे, इसमें मेजॉरिटी कैपेसिटी जो है वो सोलर है। अब खुद सोचो, जब सारा सोलर चाइना से आएगा, हमारी डिपेंडेंस उन पे है, तो कल को अगर वो बंद कर देते हैं सोलर पैनल, तो हमारी इंडिया में तो क्या आ जाएगा, पावर का इशू आ जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इंडिया क्या करे, इसमें इंडिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, जितना ज्यादा ही कैपेसिटी बढ़ेगी उतना इंडिया के लिए बढ़िया होगा, ठीक। Who is India's highest paid top NBFC executive in 2025 with annual compensation exceeding 65 करोड़? तो इसका सही आंसर है राजीव जैन, और ये कहां से आते हैं, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर हम टेक्निकली देखें ना, लोन बुक के हिसाब से, तो इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी होगी, ठीक है, सबसे बड़ी एनबीएफसी है। अब बेसिकली क्या है, इनका पैकेज एक्चुअली 65 करोड़ नहीं है, इनका पैकेज तो है 105 करोड़। अभी जो 40 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है ना, ये है ईसॉप। ईसॉप क्या होते हैं, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ये 40 करोड़ के इनके पास। तो राजीव जैन वैसे भी बड़ा ही जाना पहचाना नाम है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये बजाज फाइनेंस के, और इन्होंने बजाज फाइनेंस को खड़ा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो अब राजीव बजाज का नाम ध्यान रखिएगा, नाम ही इंपॉर्टेंट है बस। विच इंडियन आईटी कंपनी acquired 75% stake in Australia's Telstra Versent Group for 1300 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 153 मिलियन। तो करेक्ट आंसर है इन्फोसिस। अब देखिए, जितने भी इंडिया की आईटी कंपनी है ना, वो अभी चेंज से गुजर रही है, और चेंज क्या है, देखिए, इंडिया बैकएंड की तरह काम करता था, तो यूएसए में जितनी भी टॉप कंपनियों के आपने नाम सुने हो, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, या फेसबुक का तो अब जो ओरिजिनल कंपनी है, पेरेंट कंपनी हो, मेटा हो गई, ठीक है, या फिर अमेजोन हो गई, इनका जो भी बैक ऑफिस वर्क है वो इंडिया की आईटी कंपनी करती है, चाहे वो टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक हो, इन्फोसिस हो, ये सब उनका काम करती है। अब क्या शिफ्ट आ गया एआई के आने से, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग एआई को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो
एआई इनेबल्ड क्लाउड एंड डिजिटल सॉल्यूशन ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे बड़े फायदे होंगे, मतलब फ्यूचर में अगर इंडिया के आईटी सेक्टर एआई को सर्वाइव कर जाता है या एआई को अपने में इंटीग्रेट कर लेता है, तो क्या होगा, फ्यूचर में एम्प्लॉय कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, बिकॉज बहुत ही कम एम्प्लॉय लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सारा काम बेसिकली किसकी किसके हेल्प से हो रहा होगा, एआई की हेल्प से, तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो अब इंडिया के जो आईटी हब है, आईटी कंपनीज है बड़ी बड़ी, इनके पास क्या है, कैश तो बहुत जनरेट होता है, बहुत कैश है। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, ताकि जो कैपेबिलिटीज ये लोग लैक कर रहे हैं ना, वो आ जाए। इसी श्रृंखला में ये जो इन्फोसिस की तरफ से ये एक्विजिशन किया गया। चलिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको इस सेशन कैसे लगा हमें जरूर बताइए। ठीक है, आपकी कोई राय हो वो भी हमें जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन।